दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर की एक सर्द रात थी। लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों ओर कोहरा छाया था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी धुंध की चादर में गुम हो चुकी थी। गाड़ी का हीटर ऑन था, लेकिन बाहर की ठंड बार बार शीशों को धुंधला कर रही थी। अली ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उस्मान की तरफ देखकर बोला, यार, रात के वक्त मरी जाना तो एक अलग ही थ्रिल है ना? उस्मान ने गर्दन झटकी। मुझे तो बस ये धुंध जरा अजीब लग रही है, कुछ ज्यादा ही घनी है। अली हंसा, बस सस्पेंस बढ़ रहा है। चलो एडवेंचर शुरू। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ने लगी। दोनों दोस्त बचपन से साथ थे और आज का सफर एक अचानक फैसले का नतीजा था। बस ठंड की एक रात बर्फ देखने का दिल किया और निकल पड़े। करीब 1 घंटे के बाद रास्ते में एक पुराना सा ढाबा नजर आया। लकड़ी की बेंचें, धुंध में लिपटी रोशनी और चाय की खुशबू। अली ने कहा, एक कप चाय तो बनती है। चाय वाले बाबा ने उनकी तरफ गौर से देखा। एक लंबी चादर में लिपटा हुआ, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी उदासी। बेटा, इस वक्त इस सड़क पर कम ही लोग निकलते हैं, बाबा ने कहा। उस्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम दोनों को बर्फ से प्यार है और खामोश रातों से भी। बाबा ने चाय का कप पकड़ाते हुए धीरे से कहा, अगर मरी जा रहे हो तो रास्ते में एक मोड़ आएगा, पीरांदा मोड़। वहां रुकना मत, रात के वक्त वहां कुछ नजर आता है। अली ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, हम डरने वालों में से नहीं हैं। बाबा की नजरें अब अली के पीछे देख रही थीं, जैसे कुछ धुंध में छिपा हो। उसने धीरे से कहा, डरने वाले ही सलामत रहते हैं पुत्र। अली और उस्मान ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अली ने चाय की चुस्की ली और बोला, चलो उस्मान, रात अभी जवान है। गाड़ी दोबारा अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ी और धुंध जैसे उनके पीछे लिपटती जा रही हो। चाय पीकर अली और उस्मान ने सफर दोबारा शुरू किया। रात अब और गहरी हो चुकी थी और धुंध पहले से भी ज्यादा घनी हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। उस्मान ने धीरे से कहा, अली, बाबा की बातें दिल में उतर रही हैं। अली हंसते हुए बोला, यार तू भी ना, बस कोई बूढ़ा कुछ बोल दे, फौरन डर जाता है। उस्मान ने विंडशील्ड के पार देखा। नहीं अली, जो उसकी आंखों में था ना, वो मजाक नहीं था। गाड़ी अब एक सुनसान और संकरी सड़क पर आ गई थी। एक तरफ घने पेड़, दूसरी ओर खाई जैसा अंधेरा। हवा की आवाज अब गाड़ी के दरवाजों से टकरा रही थी। अचानक नेविगेशन सिस्टम ने आवाज दी, 500 मीटर बाद बाईं तरफ पीरांदा मोड़। उस्मान के माथे पर बल पड़ गए। यही वो जगह है ना जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे? अली ने चुपचाप सिर हिलाया। सड़क पर एक पुराना झंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, पीरांदा मोड़, खबरदार रात को ना जाई। दोनों दोस्त चुप हो गए। अली ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अचानक गाड़ी के सामने एक साया सा हिलता हुआ नजर आया। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उस्मान चिल्लाया, अली, ब्रेक! अली ने झटके से ब्रेक लगाए। गाड़ी रुक गई, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उस्मान ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो औरत तुमने भी देखी ना? अली भी बाहर आकर चारों ओर देखने लगा। धुंध में सड़क वीरान थी। यार, मुझे लगा शायद कोई वहम हो गया हमें, शायद पेड़ का साया। उस्मान ने थोड़ा आगे जाकर देखा। वहां जमीन पर गीली मिट्टी में कुछ पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने नंगे पांव वहां चलने की कोशिश की हो। ये देखो,
उस्मान ने कांपती आवाज में कहा। अली ने भी वो निशान देखे। ठंड अब उनके जिस्म में उतरने लगी थी, लेकिन ये सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी। गाड़ी में वापस बैठते हुए उस्मान ने धीरे से कहा, अली, मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। अली चुप रहा। फिर उसने इंजन स्टार्ट किया। हम इतनी दूर आ चुके हैं, वापस मुड़ना अब बुजदिली है। उस्मान खिड़की से बाहर झांकता रहा और उसने देखा धुंध में वही औरत एक बार फिर खड़ी थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। गाड़ी धीरे धीरे पीरादा मोड़ से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ था जो उनका पीछा कर रहा था। न आंखों से दिखाई देने वाला, न आवाज से सुनाई देने वाला, सिर्फ एक एहसास जो दिल की धड़कन को तेज करता जा रहा था। उस्मान ने खिड़की से बाहर झांका। अली, वही औरत दोबारा दिखाई दी। कहाँ? अली ने चौंक कर पूछा। बस वहीं, पेड़ों के बीच। उसी वक्त गाड़ी का इंजन एक झटके से बंद हो गया। अली ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन शांत रहा। यार, ये क्या हो रहा है? अली ने घबराहट के साथ कहा। गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर बंद हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने टॉर्च निकाली और बाहर निकले। उनके सामने एक पुराना सा लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगा हुआ था। दरवाजे पर एक तख्ती झूल रही थी, जो अंदर जाता है बाहर नहीं आता। उस्मान ने डर के मारे अली का बाजू पकड़ लिया। चलते हैं यहां से, अली ने कहा। हमें देखना चाहिए ये दरवाजा कहाँ खुलता है। शायद कोई घर है, शायद मदद मिल जाए। उस्मान के लाख मना करने पर भी अली ने दरवाजा धकेला। दरवाजा एक रहस्यमयी आवाज के साथ खुला, जैसे सदियों बाद किसी ने उसे छुआ हो। सामने एक पुरानी वीरान कोठी थी। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे आधे खुले और अंदर से हवा की सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अली ने पहला कदम रखा और दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ तो अली और उस्मान एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने अंदर की खामोशी को चीर दिया था। अली ने जेब से टॉर्च निकाली और कोठी के अंदर रोशनी फैलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर गर्द जमी हुई थी। कुछ फ्रेम टूटे हुए थे और कुछ तस्वीरों के चेहरे खरोंचों से बिगड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से नोच डाला हो। उस्मान ने सरगोशी में कहा, ये जगह आम नहीं है, यहां कुछ हुआ है। अली ने धीरे से जवाब दिया, और हमें पता करना होगा कि वो क्या है। वे एक कमरे में दाखिल हुए जहां लकड़ी की एक मेज रखी थी। मेज पर पुरानी किताबें, एक क्षमादान और एक छोटी सी खुली हुई डायरी रखी थी। अली ने डायरी उठाई और उसके पहले पन्ने पर एक नाम दर्ज था, फातिमा बीबी, जो लौट आएंगी जब जुल्म लौटेगा। उस्मान ने चौंक कर कहा, फातिमा बीबी, ये वही नाम है जो हमने कब्रिस्तान के पास बोर्ड पर पढ़ा था। डायरी के और पन्ने पलटे गए। उसमें एक पुरानी कहानी लिखी थी, एक औरत की जो इस गांव की सबसे खूबसूरत और नेक दिल हस्ती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर जादूगरी का इल्जाम लगाया और उसे इसी कोठी में कैद करके जिंदा जला दिया। उसके आखिरी शब्द डायरी में लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। जिन्होंने जलाया था उनके लहू से अपने कदम धोऊंगी, और जो सिर्फ देखते रहे वो सब मेरे साथ जलेंगे। उस्मान की आवाज कांपने लगी। अली, हमने इस जगह पर कदम रखकर गलती की है। उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टिक टिक टिक। उस्मान ने धीरे से पूछा, ये तुमने सुना? अली ने सिर हिलाया और दोनों टॉर्च के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ दरवाजे चरमराने लगे और दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। वो आ गई है, लौट आई है। ऊपर एक कमरे में दाखिल होने पर उन्होंने देखा एक पुराना आईना, जिसमें उन दोनों की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। लेकिन एक तीसरी परछाई भी थी
जो उनके बीच में खड़ी थी। अली ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में वही औरत नजर आई, सफेद कपड़ों में, झुके हुए सिर के साथ। और फिर उसने सिर उठाया, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और होठों पर एक भयानक मुस्कान। उस्मान चीखा, भागो अली! लेकिन अली जैसे जकड़ गया था। उसके कदम जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों में वही आईना घूम रहा था और दिमाग में वही वाक्य गूंज रहा था, जो लौट आएंगी जब जुल्म लौटेगा। उस्मान ने अली को जोर से खींचा और दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे भागे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते जा रहे थे, जैसे कोठी की सांसें तेज हो चुकी हों। एक अजीब सी गर्मी फजा में फैल गई थी, जैसे आग अब भी दीवारों के अंदर सुलग रही हो। वे दोनों कोठी से बाहर निकले और अंधेरे में दौड़ने लगे। गाड़ी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, लेकिन दरख्तों के बीच से गुजरते हुए उस्मान अचानक गिर पड़ा। उस्मान! अली ने घबराकर पीछे देखा। उस्मान जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थीं और आंखों में खून उतर आया था। मेरे अंदर कुछ आ रहा है, अली। उसकी आवाज एक भयानक अंदाज में बदलने लगी थी। अली ने उसका हाथ थामा और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में पहुंचकर उसने दरवाजे लॉक किए और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस्मान अपनी सीट पर अर्ध बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ लग रहा था, जैसे कोई और उसकी खाल के नीचे धीरे धीरे रेंग रहा हो। तुम ठीक हो? अली ने घबराकर पूछा। उस्मान ने धीरे से आंखें खोली और एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। अली पीछे हट गया, लेकिन उस्मान ने धीरे से कहा, वो मेरे अंदर है अली। मैं उस औरत को देख रहा हूं, वो मुझसे बात करती है। क्या कहती है? अली की आवाज कांप रही थी। उस्मान ने नजरें झुका ली कि तुम उस रात के गवाह हो, जिस रात उसे जलाया गया था। तुम में से एक को मरना होगा। अली सख्ते में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस मुसाफिर हैं। नहीं, उस्मान ने जवाब दिया, हम अब इस जगह का हिस्सा बन चुके हैं और इस जगह से कोई भी खाली हाथ नहीं निकलता। गाड़ी एक बार फिर रुक गई। धुंध पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अली ने अपनी आंखों से फिर वही औरत देखी, सड़क के किनारे बाहें फैलाई हुई, जैसे उन्हें रोक रही हो। हमें वापस जाना होगा, उस्मान ने एकदम से कहा। जब तक हम उसका सच नहीं जान लेते, हम बच नहीं सकते। अली चुप रहा। दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई देने लगी थी। उसे एहसास हो गया था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस पहला नुकसान था। रात गहरी हो चुकी थी। कोठी से निकलने के बाद दोनों दोस्त एक नजदीकी पहाड़ी होटल में पहुंचे, जो पुराना और सुनसान था। वहां सिर्फ एक उम्र दराज मैनेजर था, जिसकी आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं और चेहरा बेरंग। हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए, अली ने कहा। मैनेजर ने बिना कुछ कहे एक चाबी उनके हाथ में थमा दी। चाबी पर नंबर था 13। कमरा अंधेरा, पुराना और ठंडा था। अली ने उस्मान को बिस्तर पर लिटाया, जो अब भी अर्धचेतन अवस्था में था। उसकी सांसें नियमित थीं, मगर आंखें बंद, जैसे किसी और दुनिया में हो। अली ने खुद को शांत करने के लिए पानी पिया, फिर थकावट से चूर होकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही आंखें बंद कीं, एकदम से उसने खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर धुंध थी, पेड़ों की टहनियां तेज हवा में हिल रही थीं और सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में, झुके हुए सिर के साथ और हाथ में जलता हुआ दिया। अली ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुमने देखकर कुछ नहीं कहा था, उसकी आवाज गूंजी, जैसे हजारों औरतों ने एक साथ कहा हो। मैं? कब? अली पीछे हटा, लेकिन जमीन कीचड़ जैसी हो गई थी। हर कदम में वह धंसने लगा। औरत आगे बढ़ी
और एक तस्वीर उसके सामने लहराई। अली ने ध्यान से देखा। तस्वीर में वो खुद था, लेकिन एक और शख्स भी था, जवान, जिसका चेहरा उस्मान से मिलता जुलता था, और एक भीड़, मशाले और चीखें। तस्वीर में एक औरत बंधी हुई थी और उसे आग लगाई जा रही थी। ये झूठ है, मैं वहां नहीं था, अली चीखा। लेकिन औरत ने कहा, सपने कभी झूठ नहीं बोलते, तुमने सब देखा था और चुप रहे थे। अगले ही पल आग की एक लपट उसकी ओर बढ़ी और वह चीख के साथ उठ बैठा। पसीने से लथपथ, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपने हाथ देखे, उन पर मिट्टी लगी हुई थी। नाखूनों के नीचे काले कीचड़ जैसा कुछ जमा हुआ था। कमरे में उस्मान गहरी नींद में था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही औरत खड़ी थी, खामोश, स्थिर और घूरती हुई। अली ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली, औरत गायब थी, लेकिन अली जान चुका था ये सपना नहीं था, ये कुछ और था। अगली सुबह धुंध थोड़ी कम थी, लेकिन माहौल अब भी भारी और बोझिल लग रहा था। अली रात के सपने या शायद हकीकत के असर से बाहर नहीं निकल पाया था। उस्मान अब भी चुपचाप गुमसुम बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। अली ने सोचा कि शायद आसपास किसी स्थानीय बुजुर्ग से बात की जाए, कोई पुराना निवासी जो इस जगह के बारे में कुछ जानता हो। होटल से निकलकर वो दोनों एक पतली और जर्जर गली में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी शैली की दुकान दिखाई दी, जिस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अंदर जल रही मध्यम पीली रोशनी से यह मालूम होता था कि कोई मौजूद है। दुकान के बाहर एक लकड़ी की पट्टी लटक रही थी। बाबा राशिद, पुराने वक्त का गवाह। अली ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक करारी सी आवाज आई, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दोनों हैरान होकर अंदर दाखिल हुए। बाबा राशिद एक दुबले पतले कमजोर से बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी आंखें गहरे काले घेरे में ढंसी हुई थीं, जैसे सदियों से नींद से वंचित हों। हमें कुछ सवाल पूछने हैं, अली ने हिचकिचाते हुए कहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे सवाल लेकर, लेकिन वापस कोई नहीं गया। अली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन? बाबा ने लकड़ी की एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली। ये देखो, ये सब मुसाफिर थे, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कुछ तो विदेशों से भी। सबने एक ही रास्ता चुना, पीरा दा मोड़। और फिर तस्वीरें अजीब थीं। सब में वही जगह, वही रास्ता, वही कोठी दिखाई दे रही थी, लेकिन हर तस्वीर में कुछ ना कुछ धुंधला था, जैसे यादें मिट रही हों। एक तस्वीर में अली चौंक गया। पीछे कार में खड़े एक शख्स की शक्ल हूबहू उस्मान से मिलती थी। ये तो उस्मान जैसा है, अली ने कहा। बाबा राशिद ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ये उसका दादा है। वो उस रात मौजूद था जब उस औरत को जिंदा जलाया गया था। उस रात 6 लोग थे, 3 जलाने वाले, 2 तमाशबीन और एक बेबस। अली की आंखों में वह सपना फिर से घूमने लगा। तो वह औरत वाकई थी? हाँ, बाबा राशिद ने सिर हिलाया। फातिमा बीबी, एक मासूम रूह जिस पर जुल्म हुआ, मगर उसकी आत्मा माफ नहीं करती। वो उन सबको बुलाती है जो उस रात गवाह थे या फिर उनके खून के वारिस। अली ने धीरे से उस्मान की ओर देखा, जो अब बाबा राशिद को गौर से घूर रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। क्या हमारे बचने का कोई रास्ता है? अली ने पूछा। बाबा राशिद ने धीमे स्वर में कहा, जो समय आ रहा है उसमें या तो बलिदान होगा या पूर्ण विनाश, और तुम्हारे दोस्त के पास सबसे कम वक्त है। उस्मान अचानक खड़ा हो गया और बोला, मुझे वहां वापस जाना है, वो मुझे बुला रही है। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, उस्मान की आवाज अब अलग लग रही थी। ये बदला मेरा उत्तराधिकार है। दोपहर ढल चुकी थी।
लेकिन पहाड़ों पर शाम की धुंध समय से पहले ही उतर आई थी। अली ने कई बार उस्मान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनजानी शक्ति के अधीन हो चुका था। आखिरकार अली ने हार मान ली। ठीक है, चलो, लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम फौरन लौट आएंगे। उस्मान ने चुपचाप सिर हिलाया। बाबा रशीद ने एक पुराना नक्शा निकाला जो हाथ से बनाया गया था। उस पर लकीरें धुंधली थीं, लेकिन एक जगह लाल स्याही से निशान लगाया गया था, कब्रिस्तान ए खामोशा। अब यह कब्रिस्तान किसी नक्शे में नहीं मिलेगा, बाबा रशीद ने कहा। वहां जाना मौत को पुकारने जैसा है, लेकिन तुम पहले ही उस रास्ते पर चल पड़े हो। रास्ता खतरनाक और घुमावदार था। सूखे पेड़, सन्नाटा और धुंध ने माहौल को बहुत भारी बना रखा था। आखिरकार वे दोनों एक झरझर लोहे के फाटक तक पहुंचे, जिस पर जंग लगा हुआ था। फाटक के ऊपर एक पत्थर की पट्टी थी, कब्रिस्तान ए खामोशा। जिनकी आवाज लौट आए उन्हें मत जगाना। अली ने फाटक को धक्का दिया। चरमराहट के साथ वह खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्हें सर्दी की एक तेज लहर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कब्रें इधर उधर बिखरी हुई थीं, कुछ पुराने पत्थर, कुछ जमीन में ढंसे हुए और कुछ जैसे अभी अभी खोदी गई हों। उस्मान आगे बढ़ता गया। वह जैसे किसी अनदेखी खिंचाव के पीछे चल रहा था। फिर वह एक कब्र के सामने रुक गया। कब्र का शिलालेख आधा मिटा हुआ था, लेकिन जो शब्द बचे थे उन्होंने अली को हिलाकर रख दिया। फातिमा बिन्त सलीम मजलूमी की आग में जली, मगर खामोश न हुई 1976। अली ने हैरत से देखा। मृत्यु की तारीख क्यों नहीं है? उस्मान ने कहा, क्योंकि वो मरी नहीं, उसने मौत को नकार दिया था। उसी वक्त जमीन कांपने लगी। अली पीछे हट गया और कब्र में एक दरार पड़ी, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। फिर एक साया जमीन से उभरा, एक औरत की शक्ल में, जला हुआ चेहरा, आंखों से धुआं निकलता हुआ। फातिमा बीबी, तुमने मेरी कब्र ढूंढ ली, अब मेरा इंसाफ पूरा होगा। अली चिल्लाया। हम दोषी नहीं हैं। फातिमा ने उस्मान की ओर देखा। वो मेरे खून का वारिस है, उसी के अंदर से तुम सबकी कहानी खत्म होगी। उस्मान की आंखें बदल गईं, लाल, चमकदार, और उसका शरीर बेकाबू होने लगा। नहीं, अली ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कब्रिस्तान की फिजा में कराहने की आवाजें गूंजने लगीं, साए नाचने लगे, हर कब्र से मिट्टी उड़ने लगी, जैसे वे सब अपने फैसले की प्रतीक्षा में हों। फातिमा की रूह ने उस्मान के शरीर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अली ने एक और रास्ता चुना। उसने जेब से वही तस्वीर निकाली जो बाबा रशीद ने दी थी और जोर से हवा में फाड़ दी। एक जोरदार चीख हवा में गूंजी और साए थम गए। फातिमा की रूह कांपने लगी। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी झलक आई। तुम वो नहीं हो, उसने कहा, और धीरे धीरे फैजा में घुलने लगी। उस्मान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अली उसके पास गया और धीरे से कहा, सब कुछ हो गया उस्मान, अब तुम आजाद हो, या शायद हम सब आजाद हो गए हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या वाकई कहानी खत्म हो गई है या ये महज एक विराम है? उस्मान अब भी बेहोश था। अली उसे जैसे तैसे उठाकर गाड़ी तक लाया और वापसी का सफर शुरू किया। पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते वक्त अली को महसूस हुआ कि कुछ बदला बदला सा है। पहाड़ों की आकृतियां, पेड़ों के झुंड, हवा की खुशबू, सब कुछ वैसा तो था, लेकिन कुछ थोड़ा अलग। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, वेलकम टू नथिया गली, आबादी 0। अली रुक गया। ये क्या? यहां तो कभी आबादी खत्म नहीं हुई थी। सड़क सुनसान थी, न कोई गाड़ी, न आवाज, न कोई इंसान। उसने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। जब वो मरी की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो हैरान रह गया। रास्ता जो सीधा जाना चाहिए था,
अब किसी अजनबी जंगल की तरफ मुड़ गया था। उस्मान अभी भी नहीं जागा था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थीं। फिर अचानक अली ने पिछली सीट से कोई आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उस्मान गायब था। दिल जोर से धड़कने लगा। अली ने तुरंत गाड़ी रोकी और दरवाजा खोला, लेकिन गाड़ी खाली थी। पिछली सीट पर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसका कवर धूल से भरा हुआ था। अली ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। 29 दिसंबर 1926। हमने फातिमा को जलाया। सबने चुप्पी साध ली, सिवाय उस बच्चे के। उसे पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। 25 जनवरी 1953। उसकी आत्मा वापस आई। पहला हमला हुआ। एक परिवार लापता। मार्च 2003। वारिसों की तलाश जारी है। खून पहचानता है अपने गुनहगारों को। आखिर में एक पंक्ति लिखी थी, 2025। आखिरी चक्र, आखिरी वारिस। अली के हाथों से डायरी गिर गई। ये सब किस्मत थी या किसी ने हमें चुना था? उसने पीछे देखा। सड़क पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी धुंध में लिपटी हुई। उसके साथ एक और परछाई थी, छोटी, एक बच्चे जैसी। वह उस्मान था, लेकिन बचपन में। और उसके साथ वही जली हुई औरत। अली की चीख गले में ही अटक गई। फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब अली की आंख खुली, वह एक अस्पताल में था। एक नर्स उसके पास खड़ी थी। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए, उसने कहा। मेरे दोस्त का क्या हुआ? उस्मान कहाँ है? अली ने पूछा। नर्स चौंक कर बोली, आप अकेले ही मिले थे। और उस्मान? उसका तो 5 साल पहले ही देहांत हो गया था। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। लेकिन वो तो मेरे साथ था। नर्स ने चुपचाप सिर झुका लिया। कभी कभी यादें वक़्त की धार में उलझ जाती हैं। अली ने बाहर झांका। बर्फ गिर रही थी, गाड़ियां चल रही थीं, जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ थम गया था। अली अस्पताल के कमरे में अकेला बैठा था, उस्मान के बिना। मगर उसके जहन में उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे ये सब कल की बात हो। मुझे वहीं वापस जाना है, वो मुझे बुला रही है। अली को नर्स की बात याद आई। उस्मान का तो 5 साल पहले निधन हो गया था। क्या ये सच था, या ये भी एक ख्वाब का हिस्सा? वो बिस्तर से उठा और अपना बैग खोला। अंदर वही पुरानी डायरी थी जो कब्रिस्तान से मिली थी। डायरी का आखिरी पन्ना अब वैसा नहीं था। वहां खून जैसे काले लफ्जों में कुछ नया लिखा था। अगर तुमने सच का सामना न किया तो उसकी चीखें हमेशा तुम्हें बुलाती रहेंगी। अली ने आंखें बंद कीं। मुझे वो रात देखनी होगी, वो सब कुछ जो उस्मान की नस्ल ने छुपाया। वह दोबारा बाबा रशीद के पास पहुंचा, मगर दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिसे राहे सच दिखाई जाए, वो खुद अपने अंधेरे का चिराग बने। अली जान चुका था, अब वक्त आ गया है। वह फिर पैरांडा मोड़ की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था, बर्फबारी हो रही थी और पहाड़ सन्नाटे में डूबे हुए थे। अली की गाड़ी उस जगह आकर रुकी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो कोठी अब वहां नहीं थी, मगर जमीन पर एक जलता हुआ दिया रखा था। अली ने जैसे ही वो दिया उठाया, फिजा में एक चीख गूंजी और वक्त पीछे लौटने लगा। अली खुद को 187 की एक रात में पाता है। हाथ में दिया और सामने वही मंजर। गांव वाले मशाले लिए खड़े हैं। बीच में फातिमा को रस्सियों से बांधकर रखा गया है। अली आगे बढ़ता है, चीखकर कहता है, ये गलत है, उसे छोड़ दो। मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे देख ही नहीं रहे। वो सिर्फ एक तमाशाई है, जैसे इस याद के अंदर कैद हो। फिर एक बच्चा दौड़कर फातिमा के पास आता है, वही बच्चा जिसे उसने ख्वाब में देखा था। उस्मान, बचपन का उस्मान। फातिमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और आहिस्ता से कहती है, अगर मेरा दर्द किसी को सच दिखा सका तो शायद मेरा इंतकाम खत्म हो जाएगा। आग की लौ उठती है, चीखें गूंजती हैं
और मंजर घुलने लगता है। अली जमीन पर गिरा हुआ है, वापस वर्तमान में। सामने फातिमा की रूह खड़ी है, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि सुकून है। तुमने सच देखा, तुमने खामोशी तोड़ी। अली कांपती आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फातिमा आगे बढ़ती है, उसके माथे पर हाथ रखती है। तुमने मेरी चीख सुनी और अब मेरी रूह आजाद है। उसकी आंखों से रोशनी निकलती है और वो धीरे धीरे फैजा में घुलने लगती है। पहाड़ों पर खामोशी छा जाती है। कई घंटों बाद अली नीचे शहर वापस आता है। हर चीज सामान्य है, लोग, ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ। मगर उसका दिल जानता है कुछ बदल गया है, कुछ मुकम्मल हुआ है। वह गाड़ी में बैठता है और रियर व्यू मिरर में देखता है उस्मान की हल्की सी मुस्कान, जैसे वो हमेशा उसके साथ है। आखिरी पन्ने पर अली लिखता है, सफर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक चीख की बाज़गश्त थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।